इस सवाल के साथ कि क्या होंगी मोदी सरकार की प्राथमिकता, क्या विजन अगले 5 साल का होगा और 2047 का जिक्र जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे उनको लेकर, उस विजन को पूरा करने को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, ये समझने की कोशिश एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शुभ्रांश राय साहब हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर गिरी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, देखिए अब तो सरकार ने शपथ ले ली, मंत्रियों को उनका मंत्रालय मिल गया, हर किसी के जहन में यही सवाल होगा, विपक्ष के साथ साथ जनता के भी, कि भाई एजेंडा क्या है आगे का। अनुराग जी, आपको चैनल पर, पैनल पर और इस देश की जनता का धन्यवाद और कोटिसा आभार कि तीसरी बार 1962 के बाद कोई सरकार थर्ड टाइम लगातार हम लोगों ने शपथ लिया है और एजेंडा यही है, विकास विकास विकास, जो लगातार नरेंद्र मोदी जी करते जा रहे हैं। जो हम नारा दिया था, ज्ञान, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर, नारी। आप देखें पहली का काम क्या हुआ, किसानों को किसान सम्मान निधि गई। दूसरा क्या हुआ, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, 4 करोड़ हमने घर बनवाए थे पीछे, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ इज्जत घर, उसके अलावा 3 करोड़ नए घर बनेंगे जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो जो कहा है वो किया करेंगे और लगातार वही करते रहे। देश की जनता जानती है कि मोदी है तो मुमकिन है और एनडीए की सरकार जिस रफ्तार से देश को विकास देती आई, 14 में भी एनडीए की सरकार थी, 19 में भी थी और 24 में भी है। और देश की जनता का ये आशीर्वाद है कि तीसरी बार, चौथी बार, बारंबार एनडीए सरकार इस देश की, इस बात के लिए इस देश की जनता का कोटिसा धन्यवाद, आभार। और हम जिस तरह से जनता के कदमों में सर झुका करके इस सियासत की सरमाएदारी स्वीकार कर रहे हैं, इस देश जनता का कोटिसा आभार प्रकट कर रहे हैं। आज नेशन को निरंतर ऊंचाइयों पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने दिया है, आगे भी हम इसको और ऊंचाइयां देंगे। इसके लिए आप मुतमईन ठीक है डॉक्टर गिरी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग भदौरिया साहब, जैसा आपने सुना गिरी जी को और जैसा हमने देखा भी, प्रधानमंत्री ने शपथ लेते ही सबसे पहले किसानों की किस्त जारी कर दी, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया कि 3 करोड़ लोगों को मकान बनाए जाएंगे। ऐसा लगता है कि गांव, किसान, आम आदमी पर इस बार की जो सरकार है वो ज्यादा फोकस रखेगी। एक राजनीतिक वजह यह कि लगभग 70-75 सीटों का ग्रामीण भारत में नुकसान हुआ है, दूसरी वजह यह कि गठबंधन का दबाव भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत सफल हो रही है, ये आप चाहते भी हैं सरकार से? बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा, फिर कहता हूं, मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया हमने कि आप एनडीए गठबंधन बोलिए। आप जो एनडीए गठबंधन के साथ थे उसका सम्मान करना सीखिए। तो कम से कम हमारी मेहनत तो रंग लाई है, सबको साथ लेके तो चलने लगे, वरना तो अकेले अकेले दौड़ते थे। कहते थे अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की गारंटी, एनडीए की गारंटी कहीं देखने को मिली हो तो बता दीजिए कहीं भी। लेकिन जनता ने इनको दिखा दिया है ना कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हम पसंद नहीं करते। ठीक है, आप एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली है, लेकिन 400 पार का नारा कहाँ चला गया? जहाँ किसान की बात कर रहे हैं आप, किसानों का सम्मान तो अच्छा होता ना कि आप पहली मीटिंग में आप एमएसपी की गारंटी दे देते और हम आपको गारंटी दिलवा के दिखाएंगे। सुन लीजिए अनुराग जी, आज बोल के जा रहा हूँ आपको, एमएसपी की गारंटी भी ये देंगे, अग्निवीर योजना भी वापस करेंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। विपक्ष के नाते जो जिम्मेदारी हम लोग को जनता ने दी है, मजबूत जिम्मेदारी दी है, मजबूत तरीके से इनको झुकाएंगे और जनता के मुद्दों पे इनको लेके आएंगे। ये जो मीट, मुर्गा, मछली, कब्रिस्तान, पाकिस्तान और शमशान घाट और जिस तरह की ये मंगलसूत्र, भैंस और मुजरे की बात करते हैं, इनको लेके आएंगे कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, ये समाज के मुद्दे हैं, इससे आप नहीं भाग सकते। लेकिन अनुराग भदौरिया, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उपलब्धि गिनाने के लिए अपनी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे ये सवाल रामकृपाल सर पूछ लें एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर कि भाई 2008 में जब आप यूपीए की सरकार को बचा रहे थे तब अगले 1 साल में एमएसपी तय करवा देते। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश तो 2006 से लंबित थी, तब आपने क्या किया? और एनडीए की सरकार तो दावा कर रही है कि हमने बीते 10 साल में जो एमएसपी है उसको 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ये एनडीए का दावा है, मोदी सरकार का दावा है। मुझे समझ में, यानी सुन लीजिए ना, नहीं तो सुन लीजिए ना, तो आप एमएसपी गारंटी दे दीजिए। चलिए 2008 में नहीं हुआ था, आप दे दीजिए, मैं कहता हूं दे दीजिए, 10 साल से आपकी सरकार, आप दे दीजिए ना। तो आप पिछले एक सरकार की बात करके आप अपनी नाकामी क्यों छुपा रहे हैं? आप किसान की इनकम दुगनी कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए।
आप डीजल पेट्रोल की कीमत आप 30 रुपए लीटर कर दीजिए ना। दूध जो आता है 72 रुपए लीटर आता है, आप कर दीजिए 30 रुपए, जनता की सहूलियत के लिए कर दीजिए ना। आप अपनी नाकामी को 2008 और 2007 से क्यों छुपाना चाहते हैं? 2014 में तो आपने कहा था ना हम आएंगे, देश उन्नति करेगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। आप बताइए आज के देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया? 70 साल में मात्र यहाँ पे 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ हो गया। कैसे हो गया जरा बताइए आप? यहाँ डॉलर की क्या वैल्यू होगी? कहते थे जैसे रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। आप डॉलर बस यहाँ पे 82 रुपए के मुकाबले तो क्या सम्मान नहीं गिर रहा है? अरे पहले जो बातें शुभ्रांश मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले रामकृपाल सर, देखिए 2009 के बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर एग्रेशन मोड में संसद में नजर आएगी। आपको लगता है कि जो टोन भदौरिया साहब की है यहाँ पर, यही अगर संसद में दिखी तो सरकार के ऊपर दबाव तो होगा गांव किसान पर ज्यादा फोकस रखने का? देखिए, भदौरिया जी का जो कहना है निश्चित रूप से वो उत्साह में है और उत्साह में रहना भी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए कभी भी जो सच है उसको भूलना नहीं चाहिए। एक बात बताऊं मैं, अभी 2 दिन पहले ही 9 तारीख को जिस दिन यह शपथ ग्रहण हो रहा था, उसी दिन भारत पाकिस्तान को सिर्फ 6 रन से हराया, केवल 6 रन। और भारत 19 ओवर ही खेल पाया था, 20 ओवर खेला भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान में कहीं जश्न नहीं मनाया जा रहा है कि सिर्फ 6 रन पीछे है, न इंडिया में कहीं कोई शोक मनाया जा रहा है कि बहुत कम रन से आप जीते। देखिए, हार हार होती है, जीत जीत होती है। 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जो कांग्रेस को 1992 से आज तक नहीं मिली। 240 सीट कांग्रेस 35 सालों में कभी नहीं पाई है जी। एक बात, भदौरिया जी का कहना सही है, कभी आप ज्यादा होते थे, लेकिन 10 सालों में इनके सिर्फ 5-5, इस बार जाकर के 35-36 जो भी है हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है, अभी जैसा भदौरिया साहब कह रहे थे कि बहुत निगेटिव बीजेपी जो है निगेटिव मुद्दों पर लड़ी, इतने निगेटिव मुद्दों पर लड़ने के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, और इतने पॉजिटिव मुद्दों पर लड़ने के बावजूद विपक्ष जोड़ करके भी, सारी पार्टियां 21 पार्टियां जोड़ करके भी 240 नहीं है। तो इस सच को स्वीकारिए। और केवल एक लाइन और कहूंगा, जिस दिन किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा हो, उस दिन उसके 13वीं की तारीख नहीं लिखी जाती है, ऐसी कोई चर्चा नहीं करती। तो अभी तो 2 दिन हुआ है बीजेपी को शपथ लिए, ठीक है। मौका रामकृपाल सर माफ कीजिए, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। भदौरिया साहब बहुत संक्षेप में, मैं शुभ्रांश जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, देखिए जो बात हमारे साथी पत्रकार साथी कह रहे हैं, वो तो कम से कम कह रहे हैं 35-36, सर 37 सीटें आई हैं। आप बीजेपी का चश्मा लगा के ये भी भूल जाते हैं कि वहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई। आप 37 बोलने में भी गड़बड़ा रहे हैं। दूसरी बात याद रखिए कि मुद्दे चुनाव जो होते हैं मुद्दों पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर सपोर्ट, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र का दुरुपयोग किया है, तंत्र में आपका मीडिया भी आता है, 400 पार का जो नारा लगा लगा के लोगों को कंफ्यूज किया, इसके जो लोगों माहौल बनाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरे देश के अंदर में 400 पार करके, ये मीडिया ने अगर साथ नहीं दिया होता तो 110 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती। अरे भदौरिया साहब, कहां आप फिर गलत जगह गोल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप भी कह रहे थे 295 आएंगे, आप भी सिद्धू का गाना याद दिला रहे थे 295। अब आपसे कोई पूछे कि क्यों आप सिमट कर रह गए बीजेपी से भी पीछे, विषयांतर नहीं होते, मुद्दों पर ही बात करते हैं। रामकृपाल सर माफ कीजिएगा, शुभ्रांश राय बहुत इत्मीनान से बहुत देर से सुन रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं पहले। शुभ्रांश राय, प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ 4 जाति हैं, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, आपको लगता है कि इन 4 जातियों पर ही अगर फोकस रहेगा अब अगले 5 साल, जो बीजेपी दावा करती है कि पिछले 10 साल भी रहा है, तो विपक्ष के लिए फिर जमीन कहां बचेगी? अनुराग, अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उनकी सोच अच्छी है, लेकिन सिर्फ वो उनकी सोच अच्छी है, क्योंकि आज ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया कि सालों से मणिपुर इंतजार कर रहा है। मणिपुर में युवा भी है और मणिपुर में महिलाएं भी हैं। प्रधानमंत्री लोग हाथों में दही लेते हैं, उन्होंने मुंह में दही जमा रखा है। उनकी चुप्पी बताती है कि वो कथनी और करनी में उनके भेद है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 करोड़ मकान बना रही है। एक तरफ तो ये मकान बनाने का दावा करते हैं,
दूसरी तरफ हर तरफ बुलडोजर लगा के मकान तोड़ने का वादा करते हैं। मैंने समाचार पत्रों में देखा कि लखनऊ में कुकरेल क्षेत्र में लोग 50-50, 70-70, 80-80 सालों से अपने घरों में रह रहे, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। भैया ये कहाँ का नियम और कहाँ का सिद्धांत है? अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि उन्होंने किसी जमीन को ऑक्युपाइड करके लिया हुआ है तो 70 साल से आप कानों में सुई डाल के बैठे हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो इनके मकान बनाने का सपना ये जो वादा है ये बिल्कुल खोखला और झूठा है, भारतीय जनता पार्टी है। तीसरा, आप जो कह रहे किसान निधि बांटे, किसान निधि भारत के प्रधानमंत्री ने बांटा, कोई नरेंद्र मोदी जी ने थोड़े बांटा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बांट कर गए थे लोगों को 2-2000 की किस्त, अब ये चुनाव जीतने के बाद आकर बांट कर गए। तो ये तो सरकार का कर्तव्य है। अगर आपने किसानों को या देश के सामने कुछ कमिटमेंट किया है और जो चल रहा है वो आपको करना ही है। उस कुर्सी पे नरेंद्र मोदी बैठे या उस कुर्सी पर अनुराग दीक्षित बैठे, जो बैठेगा उसको इंप्लीमेंट करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। इस देश का युवा बेरोजगार है। 9 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट स्नातक युवा इस देश में बेरोजगार है। क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खोखली बातों का? जो जहां नौकरी आप न सृजन कर पा रहे हैं, जो नौकरियां केंद्र और राज्य सरकारों को उसको आप दे नहीं पा रहे। और उससे भी बड़ा दुर्दांत देखिए, नहीं अनुराग सुनिए, उससे भी बड़ा दुर्दांत देखिए, हिंदुस्तान प्रसिद्ध था डॉक्टर और इंजीनियर के लिए। अभी नीट का एग्जाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में एक साथ 50-50 लोग 720 नंबर की मेरिट पे टॉप कर गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा डॉक्टर बनाना नहीं है, इनको तो कार्यकर्ता और झंडे लेकर चलने वाला चाहिए। सुब्रांश, जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात तो आप भी राजनीतिक तौर पर साहस जुटाते हुए मानेंगे कि इस तरीके की चर्चा तो राजस्थान में भी होती थी जब आपकी पार्टी सत्ता में थी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में, भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार नहीं हो रहा है। दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन विरोध के लिए विरोध भी तो ना हो। सुन तो लीजिए अनुराग, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह जांच होगी तो क्या है, जो 24 लाख डॉक्टरों ने एग्जाम दिया था डॉक्टर बनने के लिए, इनके भविष्य को आप लौटा पाएंगे? ठीक बात है, छूटे हुए साल को आप अनुराग, ठीक है, सही सवाल हम अशोक गहलोत से भी पूछते थे, ठीक है, लेकिन रामकृपाल सर, जो इस बार पोस्ट में, माफ कीजिएगा सुब्रांश माफ कीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। 30 सेकंड बोलिए। आपका कैरियर सेट है मान्यवर, उन 24 लाख युवाओं के बारे में सोचिए जिनके सामने आपने एक अंधेरा कर दिया। कभी हिंदुस्तान की दवाई और हिंदुस्तान के डॉक्टर वर्ल्ड फेमस होते थे। जब से आप सरकार में, आपने आगे इंस्टीट्यूशन को हमेशा तोड़ने की कोशिश करी और हर बार आपने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को हम बैठा पाए। अरे भैया, राजनीति अपनी जगह है, सर एक अलग दिशा में बहस चल जाएगी। सुब्रांश जी, विषयांतर नहीं होते हैं, ठीक है। रामकृपाल सर, मेरे पास आंकड़े हैं जिसके मुताबिक 2019 और 2024 में जो अंतर आया है वोटिंग पैटर्न में बीजेपी का, युवाओं का जो वोट है वो 1% कम हुआ है 2024 में। ग्रामीणों का जो वोट है बीजेपी को वो 1% कम हुआ है। महिलाओं का वोट 2019 में 20% मिला था, 2024 में बढ़कर 36% हो गया है। क्या आपको लगता है कि ये एक इंडिकेटर है अगले 5 साल का बीजेपी सरकार के एजेंडे के तौर पर, एनडीए सरकार के एजेंडे के तौर पर? देखिए अनुराग जी, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो ऐसा नहीं था कि कोई वो उनका आपको कुछ दे के आए हों। सीधी एक बात है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस देश में विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, और देखिए 2 चीज होती है, बल्कि 3 चीज। मुझे क्या मिला, हमें क्या मिला, देश को क्या मिला। एक होता है व्यक्तिगत लाभ, एक होता है सामूहिक लाभ, जैसे हाईवे बन रहा है, सड़क बन रही है, और तीसरा होता है जहां सब लोग अमीर गरीब उठ के खड़े होते हैं कि राष्ट्र है तो हम हैं। तो 3 मुद्दे होते हैं, मुझे क्या मिला, हमें क्या मिला और राष्ट्र को क्या मिला। ये 3 मुद्दों पर जो भी पार्टी, जो भी संगठन बाजी मार ले जाएगा, कोई भी बेस्ट नहीं होता है बेटर। जो बेटर काम करेगा, समस्याएं तब भी रहेंगी। कोई सरकार समस्या को 10 साल में, 5 साल में खत्म नहीं कर सकती, कम करेगी। तो सवाल इस बात का पैरामीटर यही है, जैसा भी आपने बताया। एक चीज और देखिए, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है तो मत भूलिए उड़ीसा उसको मिला है, आंध्रा उसको मिला है। तो देखिए, कुछ पुरानी चीजें, कुछ कमियां रहती हैं, कुछ नई उपलब्धियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सवाल इस बात का है
कि अंधो चाहे जो भी कह लीजिए, बहुत कुछ कमी होने के बावजूद जो मौजूदा विकल्प हैं उसमें से जनता ने बीजेपी के या एनडीए के विकल्प को बेहतर माना है। ठीक बात है, ठीक इस है। बात को तो आप लेकिन स्वीकार लेकिन करें। डॉक्टर धनंजय गिरी, एक सवाल तो जरूर उठेगा। सवाल ये, भदौरिया साहब आऊंगा आपके पास। सवाल ये कि अब आप ट्रिपल तलाक, 370, नोटबंदी, 10 सेकंड दे सीए, दीजिए। ऐसे सख्त 10 फैसले सेकंड, नहीं 10 ले सेकंड। पाएंगे। ऐसे फैसले आप नहीं ले पाएंगे जिसमें कि सहयोगी दलों की असहमति आपके साथ हो। जाहिर सी बात है, विकल्प सिर्फ ये बचेगा कि अब आप वेलफेयर के मोर्चे पर आगे बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर गिरी, ये उपलब्धि है या मजबूरी है, ये आप पर छोड़ रहा हूं मैं। दीक्षित जी, कल का मंत्रालय बहुत कुछ कहता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और जो लोग अभी परीक्षा की बात कर रहे थे, किसी भी विद्यार्थी का एक पल, एक घंटा, एक मिनट भी बर्बाद हो रहा है तो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। लेकिन 18 पेपर लीक, मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम और मंत्री का नाम आया। ऐसे में जो अपराध में, महिला अपराध में जो शीर्ष पर चला गया प्रदेश, उसके बाद एक सज्जन कह रहे हैं कि मीडिया ने ला दिया। अरे आप तो मुनाफत करके आए कि आपने नकली 1-1 लाख रुपया का दिया हुआ है, जो महिलाएं मांगने के लिए खड़ी है कि लाख रुपया दो हमारा, वो बोल करके यहां तक पहुंचे और जीवन में ठेंगुनी और ठेंगुनी रहेंगे किसी की। यहां तीसरी बार सरकार हमारी मजबूती के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ है और फ्रेजाइल फाइट नहीं, लेकिन डॉक्टर गिरी, अगर मजबूती के साथ सरकार है तो क्या बड़े और सख्त फैसले ले पाएंगे? 220% बढ़ा था कांग्रेस। डॉक्टर गिरी, अगर मजबूत सरकार है तो क्या बड़े और कड़े फैसले ले पाएंगे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर मोहर लग पाएगी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाएगा? ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। अब देखिए दीक्षित जी, क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा, बैठेंगे, बातें करेंगे, सहयोगियों के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर रहेंगे और जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो इस को एक्शन में दिख जाएगा कि हम क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी कैसे कहेंगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ठीक है, भदौरिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने कहा कि हमने कमजोर कर दिया। आप देखिए, मोदी सरकार की जगह एनडीए का जिक्र हो रहा है। शुभांश, मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन देखिए जो कैबिनेट में सहयोगियों को जगह मिली है उससे तो ऐसा ही लगता है कि कोई लोड नहीं लिया जा रहा है। देखिए, कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे जो साथी, पत्रकार साथी बैठे हैं, कर रहे हैं। कह रहे हैं एक मैं होता हूं, एक हम होता है, एक राष्ट्र होता है। राष्ट्र की बात हो रही है। वो कह रहे हैं, हम बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। कौन सा राष्ट्र निर्माण? किसान धरने पे बैठा रहा, किसानों की मौतें होंगी, ये राष्ट्र निर्माण हो रहा था? पहलवान महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, ये राष्ट्र निर्माण हो रहा था? बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे थे, राष्ट्र निर्माण हो रहा था? यहाँ पर्चा लीक हो रहा था छात्रों का, राष्ट्र निर्माण हो रहा था? नीट में जिस तरह की आवाज उठ रही है, राष्ट्र निर्माण की बात उठ रही है। कमाल की बात करते हैं आप। आपने ना यहाँ जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ रही है, राष्ट्र निर्माण की बात हो रही थी क्या? बेरोजगारी बढ़ी है, राष्ट्र निर्माण की बात है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, कौन सा राष्ट्र निर्माण की बात? हाँ, बीजेपी निर्माण की बात कर रहे थे आप, राष्ट्र निर्माण नहीं। बीजेपी निर्माण कैसे हो, कैसे उसकी बीजेपी बड़ी पार्टी बने, कैसे भव्य उसके बड़े बड़े 5 स्टार के जैसे ऑफिस बने? राष्ट्र के लिए क्या किया? डॉक्टर गिरी, जरा एक बार सुब्रांश रॉय को भी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुब्रांश रॉय भी कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ना इनकम दोगुनी हुई। भदौरिया साहब प्लीज, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है। सुब्रांश रॉय, फिर कौन सा राष्ट्र निर्माण कर रहे थे? अनुराग, तीन बड़ी बातें हैं। पहला ये कि राम कृपाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। इन्होंने ये नहीं बताया कि गुजरात का भेद किला भारतीय जनता पार्टी का ठग है। इन्होंने ये नहीं बताया कि 3 महीने पहले जिस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भरभरा के गिर गया। मान्यवर, ये मत। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नारी सम्मान और महिला सम्मान की बातें अच्छी नहीं लगती। एक प्रज्वला रेवन्ना कम था, जो दूसरा इनका आईटी सेल का हेड अमित मालवीय आ गया मैदान में। संघ के नेताओं ने उसके ऊपर आरोप लगाया, हत्या, महिला बलात्कार और छेड़छाड़ और तमाम सारी चीजों का, जो पिछले 48 घंटों से चल रहा है। और अमित मालवीय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप और खामोश पड़ी। डॉक्टर गिरी, बहुत संक्षेप में, वक्त मेरे पास बहुत कम है। लास्ट 10 सेकंड, कैसा राष्ट्र निर्माण? इस देश के युवाओं को आपने अग्निवीर बना दिया, डॉक्टर धनंजय गिरी, बहुत संक्षेप बना दिया, और आप राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, जवाब दीजिए। अपने लिए कुर्सी मांग रहा था और 21 साल का युवा केवल डॉक्टर धनंजय गिरी। दीक्षित जी, सैफई में नाच होना समाजवाद नहीं था। अमजद खान के भैंसों को खोजना पुलिस का ही समाजवाद नहीं था। और समाजवाद के पूर्वोधा अनिल अंबानी को आपने राज्यसभा भेजा, क्या ही समाजवाद था? कि महिला, इफ यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट रेप, यू एंजॉय। महिलाओं को बलात्कार एंजॉय करने का
देने वाले कांग्रेसी इन्हें महिला सम्मान पर बोलने ठीक है, के लिए माफ कीजिए, नहीं माफ कीजिए डॉक्टर गिरी, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एजेंडे पर नजर पूरे देश की रहेगी कि अगले 5 साल किस विजन के साथ, किस नीति के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ती है।